देखो सवाल हमें गिवन है कि वोट वैल्यू प्रिंट्स द बिलो प्रोग्राम। ठीक है, ये कोड हमें गिवन है और पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर दो वेरिएबल इंट टाइप के बनाए हैं। पहला वेरिएबल ए बनाया है और दूसरा वेरिएबल बी है। ए को आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे 65 इनिशियलाइज करवाया है और बी को आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे 065 आप इनिशियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो। हमें पता है किसी जैसी लैंग्वेज में जब भी आपका सफिक्स जीरो होता है, मतलब कोई भी नंबर आपका जब जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर कैसा आपका ऑक्टल नंबर है। तो इस ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको बी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जाएगा। तो 65 आपका ऑक्टल में लिखा हुआ है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि इसकी पोजीशन 0 हो जाएगी, इसकी पोजीशन 1 हो जाएगी। तो ये 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स 48 प्लस 8 की पावर 0 1 गुणा 5 5, दैट मीन्स 53। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53। तो बी में क्या स्टोर हुआ? 53। उसके बाद आपने प्रिंटफ में पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने %d लिखा है और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने %c लिखा है। तो %d इंटीजर के लिए, डेसिमल के लिए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 65। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ? 65। उसके बाद स्पेस प्रिंट होगा। स्पेस प्रिंट होने के बाद %c और %c की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट होने की कोशिश करेगी? बी की। लेकिन बी तो इंट टाइप की वैल्यू है और उसमें क्या रखा हुआ है आपका? 53 रखा हुआ है। अब 53 को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी? कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो हमें पता है कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है तो दैट मीन्स इस 53 के इक्विवेलेंट जो भी आज की वैल्यू रही होगी, या मैं यूं कहूं कि जिसकी भी आज की वैल्यू 53 रही होगी, वो कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो हमारा 0 होता है उसकी आज की वैल्यू कितनी होती है? 48। तो 1 के लिए 49, 2 के लिए कितना हो जाएगा? 50, 3 के लिए हो जाएगा आपका 51, 4 के लिए हो जाएगा आपका 52, 5 के लिए हो जाएगा आपका 53, 6 के लिए हो जाएगा आपका 54। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। आपके पास वैल्यू क्या है? 53, और 53 किसके इक्विवेलेंट है? 5 के इक्विवेलेंट है। दैट मींस 65 स्पेस 5। देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं है क्या? यस, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला सवाल है अपने पास कि द फंक्शन स्कैनफ रिटर्न, दैट मींस स्कैनफ फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है? हमें पता है कि जो आपका प्रिंटफ और जो आपका स्कैनफ है, दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं? फॉर्मेटेड फंक्शन है। दोनों कैसे आपके? फॉर्मेटेड फंक्शन है। और फॉर्मेटेड फंक्शन का मतलब ये होता है कि हर एक डेटा टाइप के साथ काम करने में क्या है? कंफर्टेबल है। हाँ, ये बात अलग है कि किस समय आप किस टाइप के डेटा टाइप के साथ काम कर रहे हो, ये बताने के लिए आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। तो जो आपका प्रिंटफ और स्कैनफ है, ये दोनों के दोनों फंक्शन इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब दोनों का जो रिटर्न टाइप है वो कैसा होता है? इंटीजर। हमें पता है कि प्रिंटफ का काम होता है जो भी डेटा है उसको कंसोल विंडो पे प्रिंट करवाना, और स्कैनर का काम होता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, दैट मींस कीबोर्ड से डेटा रीड करके वेरिएबल तक पहुंचाना। लेकिन दोनों ही फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं? इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। जो आपका प्रिंटफ रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन कंसोल, कि इसने कंसोल पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट किए हैं। आप ध्यान रखना, मान के चलो कि आपने कोई इंटीजर वेरिएबल ए था और इस इंटीजर वेरिएबल ए में मान के चलो 256 कोई वैल्यू रखी हुई है। जब आप ए की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा? 256। तो 256 में कितने कैरेक्टर हैं? यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, 1 2 3। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर ही होगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने वहां पर प्रिंट हुए। अगर इंटीजर वेरिएबल है, वैल्यू 256 है, तो टोटल कैरेक्टर यहाँ पर कितने माने जाएंगे? 3 कैरेक्टर माने जाएंगे। तो जो आपका प्रिंटफ है वो ये रिटर्न करता है कि उसने टोटल कितने कैरेक्टर कंसोल पे प्रिंट किए हैं। और जो आपका स्कैनफ फंक्शन है, स्कैनफ रिटर्न करता है आपका नंबर ऑफ सक्सेसफुल इनपुट रीड एंड असाइन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि इतने स्कैनफ फंक्शन ने कितने सक्सेसफुल कीबोर्ड से रीड किए और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली वेरिएबल में असाइन करवा दिया है। अब यहीं पर देखते हैं इसका स्कैनफ क्या 1 रिटर्न करता है? नहीं। 0 रिटर्न करेगा? नहीं। आज की वैल्यू ऑफ लास्ट इनपुट? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आखिरी ऑप्शन है द नंबर ऑफ सक्सेसफुल रीड इनपुट वैल्यू, जीएस, कि टोटल सक्सेसफुली कितना डेटा रीड किया है, नंबर ऑफ। ठीक है, जैसे मान के चलो कि 2 इंटीजर रीड किए हैं तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। मान के चलो कुछ ऐसा लिखा हुआ है स्कैनफ
%C, %D एंड %D, और उसके बाद लिखा हुआ है कि पहली वैल्यू ए में चली जाए, दूसरी वाली वैल्यू बी में और तीसरी वाली वैल्यू सी में। तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा? आपका 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसने टोटल कितने सक्सेसफुल रीड किए होंगे? पहला %C ए के लिए, दूसरी बार %D बी के लिए और तीसरी बार %D सी के लिए। तो टोटल कितनी वैल्यू रीड की? उसने 3 वैल्यू रीड की है। अगला सवाल है What is the value of R after executing the following code? कि यहाँ पर कोई R नाम का वेरिएबल रहा होगा, उस R नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या रही होगी इस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में? तो देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल आपने बनाए हैं। पहला वेरिएबल है A, जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने 10 से इनिशियलाइज करवाया है। दूसरा वेरिएबल B, जिसमें 20 वैल्यू है, और एक R नाम का वेरिएबल है जो फिलहाल अनइनिशियलाइज है, मतलब उसमें गार्बेज रखा हुआ है। उसके बाद आपने लिखा R असाइन प्रिंट टाइप। हमें पता है कि ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा हुआ पहले इवेलुएट होता है, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में असाइन हो जाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल रखा हुआ है उसमें असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में क्या आपका प्रिंटफ फंक्शन, मतलब पहले आपका प्रिंटफ फंक्शन काम करेगा। यहाँ पर %D की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? ए की वैल्यू। मान के चलो ये आपका कंसोल है जहां पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 10। तो इसने क्या प्रिंट किया? 1 0। उसके बाद क्या प्रिंट करेगा? स्पेस, मतलब यहाँ पर स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद %D की जगह बी की वैल्यू क्या है? 2 0। तो 1 0 स्पेस 2 0। हमें पता है कि प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि उसने टोटल कितने कैरेक्टर कंसोल पे प्रिंट किए। टोटल कितने कैरेक्टर प्रिंट किए? 1 2 स्पेस 3 4 एंड 5। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 5। दैट मींस इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5। और ये 5 किस में चला जाएगा? R में। तो अब R की वैल्यू क्या हो गई? 5। उसके बाद प्रिंटफ %D की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवाई आपने? R की वैल्यू प्रिंट करवाई, और यही आपसे पूछा गया था कि R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू क्या है? 5। तो देखो ऑप्शन बी, यहाँ पर R की वैल्यू क्या है? 5। ध्यान रखना, जब ये वाला प्रिंटफ चला होगा तो उस केस में इसने क्या प्रिंट करवाया? 5। तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगेन 1 रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? आपका 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसने टोटल कितने कैरेक्टर प्रिंट किए? एक ही तो कैरेक्टर प्रिंट किया है, 5। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका कि द अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज कैन वर्क विथ। हमें पता है कि जब भी हम सी जैसी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट फंक्शन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटेड एंड सेकेंड वन इज अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड मतलब वर्क विथ ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज, मतलब ऐसे फंक्शन जो हर एक टाइप की वैल्यू के साथ काम करते हो, जैसे वो कैरेक्टर के साथ में भी काम कर रहे हो, इंटीजर के साथ में भी काम कर रहे हो, फ्लोट के साथ में भी काम कर रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटेड फंक्शन। एंड दे रिक्वायर फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम कई बार क्या बोल देते हैं? कन्वर्जन सिंबल। क्या बोल देते हैं हम? कन्वर्जन सिंबल बोल देते हैं। जैसे आपका %C है, आपका %D है, आपका %I है, %O है, %F है, %LF है। ये सारे के सारे क्या है? आपके कन्वर्जन सिंबल या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कहां पर यूज होते हैं? फॉर्मेटेड फंक्शन के साथ में यूज होते हैं। और फॉर्मेटेड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हर एक टाइप की वैल्यू के साथ काम करने में क्या है? कंफर्टेबल है। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं आपके अनफॉर्मेटेड फंक्शन, जो केवल किसके साथ वर्क करते हैं? कैन वर्क विथ ओनली सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो केवल और केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ में ही काम करते हैं। अब हमें पता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम कई बार क्या बोल देते हैं? स्ट्रिंग बोल देते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो या तो सिंगल कैरेक्टर इन रीडिंग राइटिंग के लिए यूज होंगे या फिर स्ट्रिंग रीड और राइट के लिए यूज होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अनफॉर्मेटेड फंक्शन बोलते हैं। डू नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर। इनको किसी भी तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जिनको पहले से ये पता है कि हमें काम ही किसके साथ करना है, केवल और केवल कैरेक्टर के साथ में काम करना है, तो फिर किसी भी तरह के कन्वर्जन सिंबल या फॉर्मेट स्पेसिफायर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर फॉर्मेटेड फंक्शन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन होते हैं। प्रिंटफ एंड स्कैनफ। प्रिंटफ आपका राइटिंग के लिए यूज होगा और स्कैनफ आपका रीडिंग के लिए यूज होगा। अगर अनफॉर्मेटेड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका गेट केयर होता है, पुट केयर होता है, गेटस होता है
और पुटएस होता है। अगर सिंगल कैरेक्टर आपको रीड करना है तो गेट केयर, अगर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को या सिंगल कैरेक्टर को आपको प्रिंट करवाना है तो पुट केयर, अगर आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग को रीड करना है तो गेटएस, और अगर किसी स्ट्रिंग को या कैरेक्टर एरे को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो उस केस में आप किसका यूज करते हो, पुटएस फंक्शन का यूज करते हो। हालांकि जो गेटएस फंक्शन है ये आपका अनसेफ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, ये अनसेफ फंक्शन है। क्यों अनसेफ फंक्शन है, क्योंकि गेटएस फंक्शन काम करते समय किसी भी तरह की बाउंड्री को चेक नहीं करता, किसी भी तरह की लिमिट को चेक नहीं करता है, तो इस वजह से कैसा है, ये अनसेफ फंक्शन है। और इसकी जगह रिकमेंड किया जाता है कि आप गेटएस के बजाय कौन सा फंक्शन को यूज करें, एफ गेटएस फंक्शन को यूज करें। जो गेटएस फंक्शन में कई बार हमें बफर ओवरफ्लो की सिचुएशन देखने को मिलती है, वो इसी वजह से देखने को मिलती है क्योंकि ये कभी भी लिमिट चेक नहीं करता है। तो रिकमेंडेशन ये होता है कि गेटएस के बजाय आप किसका यूज कीजिए, एफ गेटएस फंक्शन का यूज कीजिए। अब सवाल पे चलते हैं कि द अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज कैन वर्क। अनफॉर्मेटेड मतलब जो केवल किसके साथ काम करेंगे, कैरेक्टर के साथ काम करेंगे। ऑल टाइप ऑफ वैल्यू, नो। ये प्रॉपर्टी तो किसकी है, आपकी फॉर्मेटेड की है। कैरेक्टर टाइप वैल्यू, यस। इंटीजर, नो। एंड आइदर बी और सी, नो। ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल किसके साथ में काम करते हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के साथ में काम करेंगे। अगला सवाल है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। ठीक है, यहां पर एक स्विच केस का एग्जांपल लिया है। एक इंट टाइप का वेरिएबल है आई, और जिसमें आपने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है 0 से। उसके बाद स्विच, और स्विच के एक्सप्रेशन में आपने किसको पास किया है, आई को पास किया है। तो इस स्विच के एक्सप्रेशन में आपने आई को पास किया, मतलब आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। अब होता क्या है स्विच केस में कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को केस की वैल्यू के साथ में क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। और जैसे ही किसी केस की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ में मैच होगी, उसी टाइम पे उस कोरस्पॉन्डिंग केस के जो भी स्टेटमेंट है उनको क्या करवा दिया जाएगा, एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। हालांकि स्विच का एक फॉल थ्रू बिहेवियर भी होता है कि एक बार जैसे ही आपके केस की वैल्यू स्विच में लिखी हुई एक्सप्रेशन के साथ में मैच हो जाती है, तो उसके बाद ये किसी भी केस वैल्यू को चेक नहीं करता है और सीधा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। इसीलिए तो हम हर एक केस के बाद में किसका यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहला केस क्या है, केस कैरेक्टर 0। ठीक है, अब केस कैरेक्टर 0 को किसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की जाएगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू जो क्या है 0। ध्यान रखना ये वाला 0 क्या है आपका, इंटीजर 0, और ये वाला 0 आपका क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, मतलब कैरेक्टर 0 यहां पर लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना होता है तो उस एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन तभी पॉसिबल है जब उस एक्सप्रेशन में आए हुए डेटा टाइप क्या हो, एक समान प्रकार के हो। क्या यहाँ पर दोनों समान प्रकार के हैं, नहीं। एक आपका कैरेक्टर टाइप का है, दूसरा आपका इंट टाइप का है, और यहीं पर फिर काम करता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। कौन काम करता है आपका, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम कई बार क्या बोलते हैं, यहाँ पर टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप प्रमोशन भी इसको बोलते हैं। और टाइप प्रमोशन का मतलब क्या है, जहां पर हमेशा छोटे साइज का डेटा प्रमोट होता है, किसमें, बड़े साइज के डेटा में प्रमोट होता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो आपका इंटीजर में प्रमोट होगा। हमें पता है कि जो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट 0 है उसके पास एक इंटीजर भी तो है जिसको हम आस्की बोलते हैं, और 0 की आस्की की वैल्यू क्या होती है, 48। तो 48 को कंपेयर किया जाएगा 0 के साथ, क्या 48 0 के बराबर है, जवाब होगा नहीं, 48 तो 0 के बराबर नहीं है। तो अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस है आपका 0। अब वही सेम सिचुएशन, तो यहाँ पर 49 इक्वल टू 0, नो। यहां से भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 49 भी आपका 0 के बराबर नहीं होता है। आगे कोई केस है नहीं। जब हमें पता है कि किसी भी केस की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ में मैच नहीं होती है, तो उस केस में डिफॉल्ट में रखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट वाला ब्लॉक चलेगा, और डिफॉल्ट के प्रिंटफ में आपने लिख रखा है सुराको अकेडमी। तो देखो ऑप्शन में कहीं पर सुराको अकेडमी है क्या, यस। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना स्विच केस के अंदर डिफॉल्ट की पोजीशन मैटर नहीं करती है। आपकी जहां मर्जी है वहां आप डिफॉल्ट को रख दीजिए, आप शुरू में रख दीजिए, आप आखिरी में रख दीजिए, आप इन बिटवीन कहीं पर भी रख दीजिए, डिफॉल्ट फिर भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब किसी भी केस की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ में मैच नहीं होती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टू ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन यूजिंग। हमें पता है कि जब भी हम प्रोग्राम के कंट्रोल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करते हैं तो जनरली हम किसका यूज करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट का। किसका यूज करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और सिलेक्शन स्टेटमेंट में कौन आते हैं आपके, आपका इफ आ गया, आपका इफ एल्स आ गया, आपका इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट आ गया, इसके अलावा आपका स्विच केस स्टेटमेंट आ गया,
इसके अलावा आपका गो टू स्टेटमेंट आ गया। ये सारे के सारे कैसे हैं आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करते हो प्रोग्राम के कंट्रोल को, तो इफ एल्स इफ लेटर स्विच केस गो टू इनका यूज करते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि इन चारों में जब भी आप प्रोग्राम के कंट्रोल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करते हो, तो किसी न किसी कंडीशन को आप टेस्ट करते हो, किसी न किसी कंडीशन को आप टेस्ट करते हो। मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चले, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक चले। मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन का रोल होता ही होता है। बिना कंडीशन को टेस्ट किए भी आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर नहीं करते हो। लेकिन गो टू आपका कैसा है, अनकंडीशनल है। गो टू कैसा आपका अनकंडीशनल कंट्रोल जंपिंग स्टेटमेंट है, जहां पर प्रोग्राम का कंट्रोल एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर होता है, वो भी बिना किसी कंडीशन को टेस्ट किए हुए। कैसा होना चाहिए, नहीं टेक्निकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर भी सी जैसी लैंग्वेज में गो टू आपको देखने को मिलता है। देखो ऑप्शन में कहीं पर गो टू है क्या, इफ एल्स लेटर नो, यहाँ तो कंडीशन की टेस्टिंग होती है, नेस्टेड इफ में भी कंडीशन की टेस्टिंग होती है, स्विच केस में भी टेस्टिंग होती है। तो फिर इसका राइट आंसर चला जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये बिहेवियर तो किसका, आपका गो टू का है। अगला सवाल है, बाय डिफॉल्ट स्कोप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इच। दैट मीन्स मान के चलो कि आपने कुछ इफ के अंदर कंडीशन लिखी है, उसके बाद आपने किसी भी तरह का यहां पर ब्रेसेस नहीं लगाया है। जब किसी भी तरह का ब्रेसेस आपने नहीं लगाया है, तो इस इफ का जो डिफॉल्ट स्कोप होता है वो होता है वन लाइन। क्या था डिफॉल्ट स्कोप, वन लाइन। मतलब इस इफ के नीचे लिखी हुई एक लाइन किसकी मानी जाएगी, इफ की मानी जाएगी। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर उस वाली लाइन को क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। तो जितने भी आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट है, सिलेक्शन नहीं, जितने भी आपके लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट है, सबका ही जो स्कोप होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगल लाइन होता है। ऑफ कोर्स जब आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट को इसका स्कोप बनाना है, तो उस केस में आप किसका यूज करते हो, कर्ली ब्रेसेस के सेट का यूज करते हो, और कर्ली ब्रेसेस के सेट में आप n नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स जब एक लाइन हो तब भी आप ब्लॉक बना सकते हो, लेकिन अगर एक लाइन है तो उस केस में अगर आप ब्लॉक नहीं भी बनाओगे तो भी बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या माना जाएगा, एक ही लाइन माना जाएगा। यस, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। एक कोड आपको गिवन है जहां पर एक ग्लोबल वेरिएबल आपने बना रखा है आई, उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू क्या दिया आपने, 0। मेन फंक्शन में आपने लिखा इफ आई और आई की जगह आई की वैल्यू आ जाएगी 0, और उसके बाद आपने इसका मुंह बंद कर रखा है, मतलब सेमी कोलन आपने इसको लगा रखा है। इसका मतलब है कि इफ विदाउट बॉडी। कैसा इफ है ये, इफ विदाउट बॉडी। एक ऐसा इफ है जिसकी किसी भी तरह की बॉडी नहीं है, मतलब यहां से कंडीशन ट्रू होगी तो किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी ही नहीं है। दूसरी बात हमें यह भी पता है कि सी जैसी लैंग्वेज में जो जीरो होता है, जीरो को किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और जितनी भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू है, अब नॉन जीरो में आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएगी और आपकी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी, उनको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर ट्रू की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर इफ ब्रैकेट सॉरी इफ कंडीशन की जगह रिजल्ट क्या आया, 0, इसका मतलब कंडीशन क्या मानी जाएगी यहाँ पर, फॉल्स। तो ये सीधा कहां पर जंप करेगा, एल्स वाले पार्ट में, सीधा एल्स वाले पार्ट में जंप किया और प्रिंटफ में बाय लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। देखो ऑप्शन कैसा है, द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, नहीं, इफ वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, यस। आइदर ये भी नहीं, ये तो क्लियर सिचुएशन है। एंड एरर, किसी भी तरह की यहाँ पर एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एल्स वाला ब्लॉक बाय यहाँ पर धूमधाम से प्रिंट हो जाएगा। अगेन what will be printed for the following C प्रोग्राम। ये जो C का कोड गिवन है, इसका रिजल्ट क्या है, यही हमसे पूछा गया है। अगेन स्विच केस का एग्जांपल है। यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल आपने बनाया है माई केयर नाम से। तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है माई केयर, और माई केयर को डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने इनिशियलाइज करवाया कैरेक्टर ए से। उसके बाद स्विच के अंदर आपने माई केयर को पास किया, दैट मीन्स ये स्विच, और स्विच किसको कंपेयर करने की कोशिश करेगा, ए को कंपेयर करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले केस ए, पहला केस क्या है, केस कैरेक्टर ए। तो यहां पर कंपैरिजन किया जाएगा कि क्या ये जो ए है वो बराबर है कि इस ए के। यस, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। मतलब केस की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ में क्या हो गई, मैच। और जैसे एक बार केस की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ में मैच हो जाती है, उसके बाद जो आपका स्विच का जो बिहेवियर होता है वो कैसा बिहेवियर हो जाता है, फॉल थ्रू बिहेवियर हो जाता है। मतलब अब ये कुछ किसी को भी चेक नहीं करेगा, सीधा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, केमिस्ट्री।
तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, केमिस्ट्री कॉमा, उसके बाद इसका फॉल थ्रू बिहेवियर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा, केस बी सी, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, मैथ्स प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर किसी भी तरह का ब्रेक स्टेटमेंट अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ है। डीई डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद स्विच की बॉडी एंड हो गई है आपकी। तो देखो केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, यस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहां पर दो वेरिएबल आपने बनाए हैं, एक ए जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे 5 इनिशियलाइज करवाया है, और दूसरा आपका आई जिसको 0 इनिशियलाइज करवाया है। मतलब ए वेरिएबल में डेटा रखा हुआ है 5 और आई वेरिएबल में डेटा रखा हुआ है 0। उसके बाद आपने फॉर लूप का यूज किया है। देखो हमें पता है कि फॉर का जो सिंटेक्स होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 सेमीकोलन, पार्ट 2 सेमीकोलन, पार्ट 3। पार्ट 1 इसके लिए होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, किसके लिए होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए। पार्ट 2 फॉर कंडीशन, एंड पार्ट 3 फॉर अपडेशन। और अपडेशन को हम कई बार क्या बोल देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बोल देते हैं। हमें यह भी पता है कि पार्ट 1 सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब इनिशियली प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर एंटर करता है। उसके बाद पार्ट 2 में लिखी हुई कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर पार्ट 2 में लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाने के बाद पार्ट 3 के पास जाएगा, अपडेशन वाला काम करेगा, अगेन पार्ट 2 में लिखी हुई कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अगेन यहाँ पर अपडेशन वाला काम करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक? जब तक पार्ट 2 में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। हमें यह भी पता है कि यहां पर तीनों के तीनों पार्ट क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। बस मुद्दा यह है कि 2 बार सेमीकोलन इसको चाहिए ही चाहिए। जब आप इस टाइप की सिचुएशन कहीं पर लिखते हो तो ये फॉर का कौन सा बिहेवियर होता है, ये इनफाइनाइट बिहेवियर बन जाता है। कौन सा बन जाता है, ये इनफाइनाइट बिहेवियर बन जाएगा फॉर लूप का। कौन सा बिहेवियर, इनफाइनाइट बिहेवियर बन जाएगा। हमें यह भी पता है कि तीनों में से किसी को आप लिखो या ना लिखो, तीनों को नहीं लिखोगे, 2 बार सेमीकोलन आप लिख दीजिए, इनफाइनाइट बिहेवियर बन जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं मैं तो पार्ट 1 को नहीं लिखना चाहता, कोई बात नहीं है, सेमीकोलन से पहले सेमीकोलन से पहले वाला पोर्शन पार्ट 1 माना जाएगा, दोनों सेमीकोलन के बीच वाला पोर्शन पार्ट 2 माना जाएगा, और दूसरे सेमीकोलन के बाद वाला पोर्शन क्या माना जाएगा, यहाँ पर पार्ट 3 माना जाएगा। तीनों ऑप्शनल है, जिस स्टाइल से आप लिखना चाहते हो उस स्टाइल से आप इसको लिख सकते हो। चलते हैं यहाँ पर पहले सेमीकोलन से पहले कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वाला काम आपने नहीं करवाया है। उसके बाद कंडीशन टेस्ट हो रही है कि क्या आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 3 है। देखो आई में क्या है, 0 लेस देन 3, क्या 0 3 से छोटा होता है, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद किसको एग्जीक्यूट करेगा, लूप की बॉडी को। अब देखो लूप की बॉडी में यहाँ पर एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, दैट मींस इस फॉर की बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कोई स्टेटमेंट है ही नहीं है। एम्प्टी बॉडी यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आपने लिख रखे हैं, कोई बात नहीं है। पार्ट 2 में लिखी हुई कंडीशन ट्रू थी, बॉडी में गया, बॉडी वाले पोर्शन से वापस से कहां जाएगा, पार्ट 3 के पास जाएगा, और पार्ट 3 में आपने मल्टीपल टाइम अपडेशन कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, और उसके बाद अगेन वापस से कहां जाएगा, पार्ट 2 में आ जाएगा। हमें पता है कॉमा ऑपरेटर है, कॉमा ऑपरेटर कैसे काम करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, ए की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी 6, और उसके बाद आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, जो 0 से क्या हो जाएगी 1। वापस से जाएगा, चेक करेगा क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 3 है, जवाब मिला यस। बॉडी में जाएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, वापस से आएगा, ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा के 7 करेगा, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा के 2 करेगा, वापस से जाएगा, चेक करेगा क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 3 है, जवाब मिला यस, कंडीशन ट्रू। बॉडी में जाएगा, वापस से ए की वैल्यू 7 से 8 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, फिर से चेक किया जाएगा क्या अभी भी आई में रखा हुआ कंटेंट लेस देन 3 है, जवाब मिला नहीं, क्योंकि 3 से छोटा नहीं होता है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी सीधा लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट है %d, और %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, ए प्लस प्लस, कौन सा, प्रीफिक्स की पोस्ट फिक्स, जवाब है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू यूज होगी, दैट मींस पहले वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद अपडेशन होगा। फिलहाल ए की वैल्यू क्या है, तो फिलहाल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर प्रिंट होने वाली वैल्यू क्या है 8, और उसी टाइम पे ए की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी
9 हो जाएगी, रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम एंड। हमसे यही पूछा गया था कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो प्रिंटफ में क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर 8। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ध्यान रखना ए की वैल्यू अभी क्या है 9, लेकिन जब ये वाला प्रिंटफ चल रहा था उस टाइम पे ए की वैल्यू क्या थी 8। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, कोड लिखा है यहाँ पर, एक एन नाम का वेरिएबल है, इसमें फिलहाल गार्बेज रखा हुआ है, फिर फॉर लूप चलाया है आपने और तीनों पोर्शन आपने यहां पर इस बार लिखे हैं। एन को किससे इनिशियलाइज करवाया आपने 9 से, तो एन की वैल्यू क्या है 9। कंडीशन क्या है, कब तक चलना है, जब तक एन में रखा हुआ कंटेंट 0 के बराबर नहीं है तब तक, दैट मीन्स एन नॉट इक्वल टू 0। तो एन में क्या है 9, नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, नो तो 0 के बराबर नहीं होता, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी प्रिंटफ में एन की वैल्यू प्रिंट हो रही है और उसके बाद एन की वैल्यू को 1 से कम किया जा रहा है, क्योंकि वही पोस्टफिक्स वाला गेम है यहाँ पर भी। तो अभी एन की वैल्यू क्या है 9, तो क्या प्रिंट हुआ 9 प्रिंट हुआ और उसी टाइम पे एन की वैल्यू 1 से कम होकर कितनी हो गई 8। वापस से यहाँ पर गया, अगेन यहाँ पर आपने एन की वैल्यू को 1 से कम कर रखा है, तो 8 से क्या हो जाएगी यहाँ पर 7 हो जाएगी। फिर से चेक किया जाएगा क्या अभी भी एन में रखा हुआ कंटेंट 7 नॉट इक्वल टू 0 है, जवाब मिला यस। वापस से आया, एन की वैल्यू प्रिंट की कितनी है 7, 7 से कितना हुआ 6, वापस से गया, एन की वैल्यू 1 से कम होकर कितनी हो गई 5। वापस से चेक किया जाएगा क्या अभी भी एन में रखा हुआ कंटेंट नॉट इक्वल टू 0 है, जवाब मिला यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू, एन की वैल्यू प्रिंट होगी, कितनी है एन की वैल्यू 5, 1 कम होकर कितनी हो जाएगी 4, यहां से 1 कम होकर कितनी हो जाएगी 3। फिर से चेक किया जाएगा क्या एन में रखा हुआ कंटेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यस, कंडीशन ट्रू, एन की वैल्यू प्रिंट होगी, कितनी है यहाँ पर 3, और एन की वैल्यू 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी 2, अगेन 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी 1। वापस से चेक किया जाएगा क्या अभी भी एन में रखा हुआ कंटेंट नॉट इक्वल टू 0 है, जवाब मिला यस, क्योंकि 1 तो 0 के बराबर नहीं होता, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू, एन की वैल्यू प्रिंट होगी, एन की वैल्यू क्या है 1, 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी 0, वापस से 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी -1। वापस से चेक किया जाएगा क्या अभी भी एन में रखा हुआ कंटेंट क्या है -1, -1 नॉट इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू, क्योंकि -1 तो 0 के बराबर नहीं होता, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी, एन की वैल्यू प्रिंट होगी क्या -1, 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी -2, अगेन 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी -3, और ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या ये एन की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर आएगी, नहीं, कभी 0 के बराबर आएगी नहीं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। दैट मीन्स ये तो कैसा बन गया आपका इनफाइनाइट लूप बन गया। क्या ये वाला आउटपुट देखने को मिल रहा है, नहीं, नो, के हाँ यस, ये इनफाइनाइट लूप आपका बन रहा है। तो जब इस टाइप के सवाल आए तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ड्राई रन करके आखिरी तक आपको जाना चाहिए, क्योंकि शुरू की 4-5 स्टेप में ऐसा लग रहा था कि आउटपुट कैसा आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, ऑप्शन ए से क्या हो रहा है मैच हो रहा है, लेकिन आगे जाके हम देखें तो हमारा लूप कैसा बन गया था, इनफाइनाइट लूप बन गया था। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए।